चलिए, आज हम लोग छोटू का फोन आएगा ना तो हमको बताना। हाँ, ठीक है। मेरा फोन आएगा तो बोलना। अरे हो गई सहारा तो एगो कान से न सुनाई है। देखिए, आज हम लोग मेडिवल इंडिया के एक हिस्से पर बात करने जा रहे हैं, जागीरदारी और मनसबदारी। ठीक है, अकबर के समय में इसका विकास हुआ और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। ठीक है, तो एक सवाल टिप्पणी में भी आ सकता है और एक फुल लेंथ का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी और जागीरदारी की भूमिका को स्पष्ट करें। और जब भी ये सवाल आएगा, टिप्पणी में आए या जिस भी रूप में आए, आपको उसकी भूमिका के बारे में बताना है और जागीरदारी और मनसबदारी किस तरह से अलग अलग शासकों के दौरान कुछ परिवर्तनों से गुजरी, उस पर प्रकाश डालना है। और इसकी मुगल काल के प्रशासनिक ढांचे में इसका क्या महत्व और रोल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मनसबदारी और जागीरदारी। दरअसल में ये दोनों ही व्यवस्थाएं जो हैं, ये मुगल शासन को केंद्रीकृत शासन देने में महत्व की भूमिका अदा करती हैं। These are very phenomenal. These are very important to create a centralized administration under the rule of under Mughal rule. तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि मनसबदारी और जागीरदारी, ये दोनों ही व्यवस्थाएं मुगल शासन को केंद्रीकृत स्वरूप देने में पिलर का काम करती हैं, स्तंभ का काम करती हैं, मजबूत काम करती हैं। एक बात। दूसरी बात जो प्रासंगिक है वो ये है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना अंकित? आवाज प्रॉपर आ रही है? सब ठीक है, बेहतर है? ऑडियो एंड वीडियो आ रही है आवाज? हाँ आ रही। ठीक है, चलो। आज हम लोग मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था पे बात कर रहे हैं और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत में जो एकता व्यवस्था थी उससे कुछ मात्रा में ये भिन्न है। ठीक है, लेकिन कमोबेश कुछ चीजें उससे मिलती जुलती हैं। देखिए, पहली बात आपको ये रखना है ध्यान में कि मनसबदारी व्यवस्था और इसी से संबद्ध है जागीरदारी। ये आप इस चर्चा के अंत में समझ जाएंगे कि ये दोनों दरअसल में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से मुगल शासन भारत में एक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली देने में सफल हुआ। ठीक है, दूसरी बात कि इसकी एक शुरुआत तो बाबर के समय में हो जाती है, लेकिन जिसको हम मनसबदारी व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जो मुगल काल की पहचान है, उसको असल में अकबर ने डेवलप किया, अकबर ने विकसित किया। तीसरी बात कि अकबर ने इस प्रणाली को इसकी प्रेरणा उसको मध्य एशिया के चंगेज खान के आर्मी से मिला, लेकिन भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसने इसमें परिवर्तन किया और इसको यहां लागू किया। चौथी बात कि मनसब जो प्रणाली है, ये मनसब, ये उन सारे लोगों को प्रदान किए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं, चाहे वो राजस्व
की सेवा में हो, चाहे वो सैन्य सेवा में हो, सेनापति हो, या सिर्फ जुडिशरी मतलब न्याय विभाग को छोड़ के जितने भी प्रशासनिक पद हैं उन सारे को होल्ड करने वाले लोगों को मनसब दिया जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रस्तावना होगी। इसके बाद आप बात करेंगे कि ये मनसबदारी दरअसल में है क्या। तो देखिए, मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है पद, रैंक। मनसब का मतलब होता है रैंक, और जिसको भी मनसब प्रदान किया जा रहा है, मान लीजिए किसी अमुक आदमी को, ए को कोई मनसब प्रदान किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको प्रशासनिक व्यवस्था में एक रैंक दिया जा रहा है। जैसे आप डीएसपी बनेंगे या डिप्टी वो उप समाहर्ता बनेंगे, ये एक रैंक है। तो जिसको भी मनसब प्रदान किया जा रहा है उसको एक्चुअली में एक रैंक दिया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं रैंक, तो मनसब में दो आपको, मनसब जो है उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती है, जात और सवार। ये ड्यूअल सिस्टम है, मतलब जिसको भी मनसब प्रदान किया जाता है उसको जात और सवार, ये दो उसके साथ तत्व जुड़े रहते हैं। ये क्या है? तो जात का मतलब होता है, जैसे हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं ये मेरा जाति मामला है, ये मेरा निजी मामला है। तो जात का मतलब होता है जिसको भी मनसब दिया जा रहा है उसकी व्यक्तिगत हैसियत क्या है दरबार में। यानी अगर किसी को 5000 जात बाई 2000 सवार का रैंक दिया गया, इस मनसब के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, इस रैंक के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, जात और सवार। तो अगर किसी को 5000 जात बाई 2000 सवार का दर्जा दिया जाए, जात और सवार, तो जात का मतलब होता है कि इससे उस मनसबदार की दरबार में हायरार्की तय होगी, मतलब वो किस लेवल पे दरबार में बादशाह के सामने वो किस कोटि में बैठेगा, एक चीज। दूसरा, ये जो जात रैंक है इससे उसका वेतन तय होता है। 5000 बाई 2000 हो गया, या 4000 बाई 3000 हो गया, इस तरह से अलग अलग रैंक दिए जाते हैं। 5000 सर्वश्रेष्ठ रैंक है, 5000 से ऊपर का जात केवल प्रिंसेस को, मतलब कि राजकुमारों को, या शासक वर्ग के परिवार के लोगों को मिलता है, या बादशाह के किसी खास चहेते को, जैसे राजा मान सिंह को 7000 मनसब मिला। बाकी 5000 से सब नीचे रहते हैं। यानी आप इसको यूं समझिए कि 50 से लेके 5000, मतलब 50 बाई समथिंग का एक मनसबदार होता है, 200 250 बाई समथिंग का एक मनसबदार होता है, उसी तरह से 5000 बाई समथिंग। अब ये बाई का क्या मतलब है? 5000 बाई 2000। अगर किसी को, मान लीजिए अंकित को हमने मनसबदारी दे दी, मैं मान लीजिए अकबर हूं उस समय, तो मैंने 5000 बाई 2000 का दर्जा अगर दिया, तो 5000 का मतलब वो ए श्रेणी में बैठेगा, मतलब बादशाह के एकदम नजदीक बैठेगा, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। अब 5000 के ऊपर जो होंगे 6000 7000, वो सिर्फ परिवार के खास लोगों को मिलता है, तो वो सबसे पहले बैठेंगे। उसके बाद 5000 वाला बैठेगा, फिर 4000 वाला बैठेगा, फिर 3000 वाला बैठेगा, 50 रैंक वाला एकदम पीछे बैठेगा। एक बात तो इससे ये हुआ, प्लस सैलरी उसकी, पर्सनल सैलरी उसकी जात से तय होती है। और 22 सवार का मतलब है कि अगर किसी को 5000 जात बाई 2000 सवार का दर्जा दिया गया, तो 2000 सवार उसको रखने, मतलब घुड़सवार रखने। ये मतलब मेंशन कर दिया गया है। किसी को 3000, 5000 बाई 3000 का अगर रैंक दिया गया, तो 5000 तो उसका रैंक, वो रैंक डिसाइड कर रहा है, और वेतन 3000 का मतलब उसको 3000 घुड़सवार रखना है। अब देखिए, इस आधार पे 3 कोटि के, 3 कैटेगरी के, 3 क्लास, जिसको कहते हैं क्लास, 3 तरह के मनसबदार होते हैं।
पहले मनसबदार जिनका जात और सवार दर्जा बराबर होता है, ठीक है। दूसरा जिनका जात और सवार दर्जा बराबर नहीं होता है, या तो आधा होता है सवार या आधे से अधिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का 5000 बाई 5000 है, उसका रैंक भी 5000 है और घुड़सवार भी उसने 5000 रखे हुए हैं, तो वो क्लास ए श्रेणी का मनसबदार है। मतलब क्लास 1 ऑफिसर समझते हैं ना, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3, इस तरह से। तो ग्रेड 1 का है कि जितना उसका जात है उतना ही उसने सवार भी रखा हुआ है, घुड़सवार भी रखा हुआ है। मतलब बहुत अच्छा मनसबदार है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत योग्य है, वो राज्य के लिए अच्छी सेवा दे रहा है। चूंकि सवार आप जितने रखेंगे तो आपकी सैलरी से ही आपको देना होगा। सरकार भी आपको देगी, मतलब कि बादशाह भी आपको सवार रखने के लिए खर्चा देगा, लेकिन आपको जितने सवार रखने हैं वो समय समय पे जांच करवाने के लिए आना है। तो जो अच्छे मनसबदार होते हैं, जो बादशाह की नजर में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, वो बराबर रखते हैं जात और सवार। एक हो गया कि 5000 जात है किसी के पास और वो 3000 घोड़ा, मतलब घुड़सवार, घोड़ा नहीं घुड़सवार, कैवेलरी मैन, मतलब जो लोग घोड़ा चलाते हैं। घोड़ा तो 2 रखना पड़ता था, मतलब एक सवार अगर आप रखे हैं तो 2 घोड़े आपको रखने हैं। और ये नियम इसलिए था कि अगर युद्ध के समय कोई एक घोड़ा चोटिल हो गया, एक घोड़ा घायल हो गया या थक गया, तो दूसरा घोड़ा तैयार होना चाहिए। तो टू मेंटेन द इफिशियंसी ऑफ द आर्मी इट वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस, नॉट लेस देन 2। अगर कोई मनसबदार मान लीजिए 3000 सवार रखा है, तो इसका मतलब है कि वो 6000 घोड़ा भी रखा है। 6000 एक घुड़सवार पर 2 घोड़े रखना अनिवार्य था। अगर कोई आदमी एक ही घोड़ा रखता था तो उसको आधा सवार माना जाता था, उसको एक सवार नहीं माना जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 3000 सवार रखा है और 3000 ही घोड़ा रखा है, तो इसको 1500 माना जाएगा कि तुम 1500 सवार रखे हो, ठीक है। तुमको उसी हिसाब से खुराक मिलेगा। और तीसरी कोटि होती थी कि जिसका जात और सवार जो है वो आधे से भी कम होता था, लेस देन हाफ, ठीक है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब देखिए एक श्रेणी और आपको बतानी है, एक और तरह की श्रेणी है, मतलब 3 तरह की, ये 2 तरह का डिवीजन है कि 50 से लेके 250 तक जिनका रैंक होता था, और 500 से लेके 250 से लेके 250 से लेके 500 तक, और 500 से लेके 5000 तक, ये 3 कोटि थी, ठीक है। इनको मनसबदार कहा जाता था, इनको अमीर कहा जाता था, और इनको अमीर उम्दा कहा जाता था। मतलब ये सबसे मैंने उच्च कोटि के अमीर हैं, क्योंकि इनका रैंक 500 से 5000 के बीच में है। एक ये कोटि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तीसरी बात क्या है कि इनको वेतन कैसे दिया जाता है। तो इनको वेतन नकद दिया जाता था। अकबर ने प्रेफर किया, अकबर ने ये कोशिश की कि ज्यादातर मनसबदारों को नगद वेतन दे, ठीक है। और वेतन कैसे डिसाइड हो रहा है, उनके जात के पद से। जैसे 250, ये एक उस समय की कैटेगरी बनी हुई थी कि 50 जिसका रैंक है उसको इतना सैलरी मिलेगा। जैसे आज आप लोग देखते हैं कि जो क्लास 1 ऑफिसर है उनका ग्रेड पे इतना रहेगा, जो क्लास 2 ऑफिसर है उनका ग्रेड पे इतना रहेगा। उसी तरह से एक श्रेणी बनी हुई थी और उसी के आधार पे उनको वेतन मिलता था। वेतन श्रेणी के आधार पे, यानी जात, जो मनसब में जो जात वाला हिस्सा है वो उनका रैंक डिसाइड करता था, कहां बैठेंगे वो किस जगह पे, और वेतन डिसाइड करता था। और सवार जितना मेंशन कर दिया गया उतना सवार आपको, घुड़सवार आपको रखने हैं, ठीक है। एक घुड़सवार पे 2 सेना, ठीक। तो इस तरह से पेमेंट दिया जाता था। अब इसी के साथ कुछ ऐसे मनसबदार थे जिनको नकद वेतन नहीं दिया जाता था। उनको नगद वेतन के बदले जागीर दे दी जाती थी। जागीर, ठीक है। और यहीं से अब हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है। मतलब वो मनसबदार जिनको नकद वेतन मिल जाता था कैश अमाउंट में, उसको नकदी कहते थे। वो नकदी मनसबदार है, मतलब उनको नकद में मिल गया। और जिनको अपने वेतन के बदले
जिनको अपने वेतन के बदले में जागीर मिली, उसको कहते थे तनख्वाह जागीर। मतलब तनख्वाह जागीर के रूप में मिली। और दरअसल उस जमाने में, अकबर के समय में और जहांगीर के समय में भी, शाहजहां के समय में भी, ज्यादातर जागीरदार मनसबदार ये चाहते थे कि हमको नकद नहीं मिले, हमको कोई जागीर मिले, क्योंकि जागीर से उनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि होती थी। तो जागीर का चलन ज्यादा था। ठीक है, अब देखिए पूरा मुगल साम्राज्य, ये समझिए पूरा मुगल साम्राज्य है, आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है ब्रजेश, जब मैं 7:40 समय देता हूं तो देर से आने का क्या मतलब है बताओ? इसको एक बार रिकॉर्डिंग जो है उसको देख लेना शुरू से। ठीक है, देखिए ये पूरा मुगल साम्राज्य है, तो ये 2 भागों में बांट दिया जाए, मतलब बराबर भागों में नहीं। जो उपजाऊ प्रदेश है उसको खालिसा भूमि मान लिया, उसको खालिसा में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और बाकी हिस्से जागीर। यानी खालिसा भूमि जो है वो बादशाह के पास, उससे होने वाली उपज, उससे मिलने वाला राजस्व बादशाह के पास आएगा, और जो बाकी भूमि बच गई वो मनसबदारों में बांटी जाएगी। ठीक है, ये आप समझ गए? तो जितना उपजाऊ भूमि था, आप एक बार, आपने प्रीलिम्स के दौरान मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, लेकिन लग रहा है मैंने बताया था कि एक बार अकबर ने 1-1.5-2 सालों के लिए सारी की सारी मुगल साम्राज्य के सारी एरियाज को, पूरे साम्राज्य को खालिसा में तब्दील कर दिया और सबसे जागीरें वापस ले ली। ऐसा नहीं है कि उसने जागीरदारी व्यवस्था खत्म कर दी, उसने क्या किया कि फिर से एक असेसमेंट, फिर से एक जांच शुरू की, और जितने भी ज्यादा उपजाऊ प्रदेश थे उसको खालिसा भूमि में कन्वर्ट किया और बाकी जागीर देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अकबर उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो उसने ये डिसीजन लिया था। तो अब देखिए, अब आप ये समझ गए कि खालिसा और जागीर क्या होता है। तो आपको शुरू में बताना है कि बहुत से मनसबदारों को नकद वेतन मिलता था, चलिए उसको हटा दीजिए। जिन लोगों को नकद वेतन नहीं मिलता था और वेतन के बदले, इन लिeu ऑफ देयर सैलरी, दे वेर असाइन्ड विथ जागीर, तो दे आर कॉल्ड जागीर तनख्वाह। तो यानी अब यहां से देखिए, जागीरदारी व्यवस्था जो है वो क्या है, ये कुछ अलग बात नहीं है, उसी मनसबदार को वेतन देने की प्रणाली बिकम्स जागीरदारी। क्लियर? बहुत बच्चे जो है वो मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि सर ये मनसबदारी और जागीरदारी ये दोनों अलग अलग चीज है क्या? नहीं, थोड़े मामले में अलग है, अभी हम बताएंगे क्या मामले में अलग है, हालांकि वो भी मनसब का ही इंफ्लुएंस है। तो मनसबदारी व्यवस्था में मनसब जो जिनको दिया गया, प्रदान किया गया, उनको वेतन देने की स्थिति अगर जागीर में बनती है तो दैट बिकम्स, हाँ अंकित, क्या हाथ क्यों उठाए हो, क्या कोई सवाल है कि गलती से दब गया? अंकित कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं से गलती से दब गया था। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, वो हैंड्स रेस किए तो हम सोचे कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो तुमको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में रिवीजन होगा, तुम नए हो, ठीक है। अभी ये मेंस की दृष्टि से मैं क्लास ले रहा हूँ, और बहुत जल्दी एक मजबूत और एक्सटेंसिव व्यापक तैयारी के लिए मैं एक अलग क्लासरूम बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें एक अच्छा कंपटीशन होगा, टारगेट ओरिएंटेड पीटी और मेंस का। पीटी के लिए 170 टारगेट होगा, 200 में 170, क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है, और मेंस में 600, 625 नंबर का टारगेट जो लोग लेने का इरादा रखते हैं वो उस ग्रुप में आएंगे। ये मैंने बोल दिया है कई बच्चों को, और तैयार भी है। देखिए अब पहला हो गया जागीर तनख्वाह। ठीक है, जागीर तनख्वाह यानी जिनको तनख्वाह के बदले जागीर मिल गई। और मैंने आपको बताया बहुत सारे जागीरदार इसी जुगत में लगे रहते थे कि हमको वेतन नहीं जागीर मिले, क्योंकि नहीं कहते हैं, आज भी लोगों को कहते हैं तुम्हारी जागीर है क्या, तुम्हारे बाप की जागीर है। तो जागीरदार होना एक सम्मान की बात है। ठीक है,
तो इसीलिए जागीर लेने की परंपरा भी ज्यादा थी। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे तरह की जागीर है वतन जागीर। ये क्या है मामला? एक है इनाम, इनाम वाली जागीर, ठीक है, और एक है अलतमगा, अलतमगा, अलतमगा। ये चार तरह की जागीरें हैं, इसको समझ लेना है। ये तो आप समझ गए कि ऐसे मनसबदार जिनको वेतन के हिसाब से जागीर मिल गई। अब ये देखिए, मान लीजिए 5,000 रुपया वेतन है। एक एग्जाम्पल, पहले एक बात और समझ लीजिए कि मुगल काल में मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पे, सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले अधिकारी थे ये। इसीलिए ईरान, तुरान, इराक, खुरासान, हर जगह से लोग आते थे और बादशाह की सेवा में कि मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। तो एफिशिएंट लोगों को, योग्य लोगों को बादशाह चयन करके मनसबदार बनाता था। हाईली मतलब कि पेबल पद था मनसबदार। आप एक इतिहास में एक उल्लेख मिलता है कि साउथ इंडिया में निजाम जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है औरंगजेब को कि भैया आपके मनसब में शामिल होने के लिए हमारे लोग भाग के चले जाते हैं। आप सोच लीजिए, मतलब जैसे आईएएस आईपीएस का क्रेज है, ठीक है, पद में भी, पैसे में भी, सम्मान में भी, वैसे थे मनसबदार। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये मिलता कैसे था जागीर? 5,000 रुपया मान लीजिए तनख्वाह है, तो देखा जाता था कि कौन सी जागीर जहां से राजस्व 5,000 आ रहा है। मान लीजिए कोई भी ऐसी जागीर नहीं है जहां से 5,000 नहीं आ रहा है, हर जगह से कहीं 8,000, 7,000, 10,000, तो 8,000 की जागीर दे दी जाती थी और कहा जाता था कि 5,000 आप अपने वेतन में रख लेंगे, अपने पॉकेट में रख लेंगे और 3,000 रुपया सरकार को भेज देंगे, मतलब बादशाह के खाते में चला जाएगा। ठीक है, ये देखने के लिए केंद्र ने आमिल नाम के एक अधिकारी को, फौजदार और फोतेदार, इस तरह के लोगों को नियुक्त रखा था। ठीक, तो अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को जागीर मिली और वहां उसके वेतन के बराबर इनकम ही नहीं हो रहा है, 4,000 इनकम हो रहा है, भले पता चला, आकलन हुआ कि भाई वहां 6,000 आ रहा है, दे दो, लेकिन वास्तव में जब वो जमीन पे गया तो पता चला कि 4,000 इनकम हो रहा है, तो 1,000 सरकार उसको दे देती थी अपनी तरफ से। ठीक है, उतना नकद दे देती थी और बाकी वो जागीर से निकालता था। एक बात। दूसरी बात कि जागीरदारी व्यवस्था को लागू करने के पीछे एक और तर्क, एक और कारण यह था कि अकबर योग्य लोगों को जमीन पर, जैसे अगर आपको कैश पेमेंट मिल रहा है तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको जागीर दे दी जाएगी तो आप युद्ध के समय सेना भी लेके आएंगे, अपने सवार भी लेके आएंगे, और जब युद्ध नहीं चल रहा है तो उस एरिया का प्रशासन भी देखेंगे। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए भी जागीरदारी वॉज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आइए वतन जागीर क्या है। इस देश के जो देशी रजवाड़े थे, जो राजपूत थे राजस्थान में और तमाम मेवाड़ में, इन लोगों को जब मुगल सेना में शामिल किया जाता है, इनको जब जागीर, इनको जब मनसबदार बनाया जाता है, तो जैसे मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह का एग्जाम्पल ले लीजिए, या राजा मान सिंह, तो ये जिस इलाके के राजा होते हैं वो उनको वतन जागीर के रूप में दे दी जाती है। ठीक है, कि वो आपका वतन जागीर है। और मान लीजिए 7,000 बाई समथिंग का रैंक राजा मान सिंह को मिला। अब उनका वेतन मान लीजिए एक मोटा मोटी 50,000 रुपए है। 50,000 उनको उनके वतन जागीर से आय नहीं हो रही है, 40,000 ही हो रही है। तो उनको वतन जागीर के अलावा अवध में या कहीं भी किसी भी इलाके में एक एक्स्ट्रा जागीर दे दी जाती थी। ठीक, कि आपके वतन जागीर से आपकी वेतन की पूर्ति नहीं हो रही है तो लीजिए एक और आपको जागीर दे रहे हैं। ठीक, लेकिन तनख्वाह जागीर और वतन जागीर में फर्क क्या है? और वही अलतमगा, अलतमगा भी कुछ मुस्लिम
नोबल्स मतलब मुस्लिम अधिकारियों को जहांगीर ने प्रदान करना शुरू किया, वो भी वतन जागीर जैसा ही था। वतन जागीर राजपूतों को प्रदान किया गया, अकबर ने शुरू किया। अलतमगा जागीर जो है ये मुस्लिम अपने पसंदीदा, अपने चहेते, जैसे आप लोग आज के हिसाब से भी देखिए, मुख्यमंत्री अपने पसंदीदा अफसर को रखना चाहता है, उसको प्रमोशन दे देता है, तो अपने पसंदीदा अमीरों को, अपने पसंदीदा अधिकारियों को, मुस्लिम अधिकारियों को अलतमगा जो वतन जागीर जैसी ही थी, ये जहांगीर ने शुरू किया और वतन जागीर राजपूतों को दिया गया। अब देखिए ये अलतमगा जागीर मुस्लिम ये अलतमगा जागीर और वतन जागीर और तनख्वाह में अंतर क्या है? जो ये जागीर तनख्वाह है ये हर 3-4 साल पे ट्रांसफरेबल था, मतलब इसका हस्तांतरण हो जाता था। अगर आप अवध में हैं तो फिर आपको पता चला कि बल्ख में भेज दिया गया, अफगानिस्तान में भेज दिया गया, आपको दक्कन में भेज दिया गया 4 साल बाद। इसका फायदा ये होता था कि जितने भी जागीरदार थे वो अपना नेक्सस जमीनी आधार पर मजबूत नहीं बना सकते थे कि वो सरकार को चुनौती दे सकें, अपना गैंग बना लें, तो इसका ये फायदा था। लेकिन नुकसान ये था कि कोई भी जागीरदार लंबे समय तक पोस्टिंग नहीं पाता था, तो वो बहुत ज्यादा किसानों या और लोगों के प्रति काम करने में रुचि नहीं रखता था। उसकी पूरी रुचि रहती थी कि अपना वेतन अधिक से अधिक कैसे हम निकाल लें यहां से, ठीक है, हमारा वेतन न फंसे। उसी तरह से अलतमगा, अच्छा ये सॉरी, ये ट्रांसफरेबल थी। वतन जागीर और अलतमगा जब जागीर जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल थी, मतलब एक राजपूत को कह दिया गया कि आपका जो राज है, आप मुगल साम्राज्य में मिल गए, आपका राज आपका है, वो आप वहां पर शासन करिए, खाली बाहर का जो नियम कानून है वो हम देखेंगे। मतलब आप मुगलिया सल्तनत के अंदर रहेंगे, लेकिन आपकी जागीर आपकी है, वहां से ट्रांसफर नहीं होगा आपका। एक्स्ट्रा में आपको जो जागीर दे दी जाएगी वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, लेकिन वतन जागीर वॉज हेरिडेटरी, मतलब आप फिर आपके पुत्र को मिल जाएगा, फिर उसके पुत्र को मिल जाएगा। अलतमगा में भी वही था। और इनाम जागीर जो है वो पढ़े लिखे या संत टाइप लोगों को इनाम में दे दी जाती थी। उनसे कोई ऑब्लिगेशन, किसी तरह का रूल, किसी तरह का रेगुलेशन या उनसे किसी तरह की कोई अपेक्षा सरकार को नहीं थी। जैसे इन सबसे अपेक्षा है ना कि आप कितने सवार रखेंगे, अगर इतने सवार आपने नहीं रखा है तो आपको जागीरदारी आपकी छीन भी ली जाएगी, आपको डिमोट भी कर दिया जाएगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रमोट भी कर दिया जाएगा। आप 2500 की जात वाले मनसबदार है तो आपका 3000 भी हो सकता है या 2000 भी हो सकता है। लेकिन इनाम जागीर जो है वो गिफ्ट थी। जैसे कोई बहुत ज्यादा लर्नेड आदमी है, उसको जीने खाने का नहीं है, तो उसको एक कोई जागीर दे दी गई कि जाओ, उसका कोई दायित्व सरकार के प्रति नहीं होता था, उसको जीने खाने के लिए कि एक लर्नेड आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक संत टाइप का आदमी वो आराम से जीवन गुजार सके। इतने तरह की जागीरें थी, ठीक है। अब आप पूरे आकलन से ये बात समझ गए कि मनसबदारी व्यवस्था जो है उसी में मनसब को, मनसबदार को पेमेंट कैसे दिया जाए, पेमेंट मतलब वेतन कैसे दिया जाए, उसी से जागीर व्यवस्था बनती है, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था बनती है, ठीक है। मनसब का मतलब होता है रैंक। मैं एक समरी दे रहा हूं आपको शॉर्ट में। मनसब मतलब रैंक। मनसब के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, जात और सवार। जात का मतलब कि जितना उसका जात है वो उसका रैंक डिसाइड करता है। मुगल दरबार में वो कहाँ किस पोजीशन पे बैठेगा, कितनी ऊंचाई पे बैठेगा, कितनी दूरी पे बैठेगा अकबर के, मतलब बादशाह के। और उसका पर्सनल इनकम तय होता है कि उसको कितना वेतन मिलेगा, उसी के हिसाब से ग्रेड पे बना रहता था। अलग अलग समयों में अलग अलग बादशाह में उसमें कमी बेसी होती रही, ठीक है। अब सवार का मतलब है जो सवार का जितना वो दे दिया गया उतना सवार आपको रखना है। सवार मतलब घुड़सवार, और हर एक घुड़सवार को 2 घोड़े रखने हैं, ठीक है। अब आपको एक बात जान लेनी है कि दाग और चेहरा, ठीक है, दाग और चेहरा इस पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है कि हर एक मनसबदार को अपने सारे घुड़सवार और अपने घोड़ों, मवेशियों, कैमल वगैरह मतलब ऊंट वगैरह सब रखना होता था, टट्टू वट्टू सब।
बहुत तरह के जानवर, हाथी, ये सब कुछ था। तो एक निश्चित समय में मीर बख्शी जो कि एक तरह से चीफ ऑफ आर्मी था, ठीक है, जैसे आज आर्मी के चीफ हैं, तो उस समय मीर बख्शी के सामने हर एक मनसबदार को अपने सारे घुड़सवार और अपने सारे घोड़ों मवेशियों को लाके चेक करवाना रहता था। वो चेक करते थे कि कौन सा घोड़ा है, किस कैटेगरी का है, ईरानी है कि तुरानी है कि टट्टू है कि घटिया क्वालिटी का है, ठीक है। उस हिसाब से हर एक मनसबदार का एक निश्चित मोहर होता था जो उसके घोड़ों पर या उसके जानवरों पर दाग दिया जाता था, कि जिससे फिर जब अगला चेकअप हो तो ऐसा ना हो कि कोई मनसबदार दूसरे का घोड़ा लाके एक दिन में 4, 5, 10, 50 मनसबदार की चेकिंग होगी, बाकी जो मनसबदार है वो दूसरे से घोड़ा उधार ले सकता है ना। तो इसके लिए दाग और चेहरा, मतलब दाग दिया जाता था जानवरों को, जिससे कि पहचाना जा सके कि मिस्टर ए जो है उनके मवेशियों का चिन्ह ये है। तो हाँ भाई, कितने हैं, इतने इतने, अच्छा अच्छा, चलो चलो पास हो गए तुम। हाँ, किसी जो नहीं पास हुआ उसको डिमोट कर दिया जाता। प्रमोशन और डिमोशन आप जानते हैं, आज भी घूस लेते हुए पकड़े जाइए तो डिमोशन हो जाएगा, या रेस्टिकेट भी हो जाएंगे, कान पकड़ के बाहर भी कर दिया जाता था, ठीक है। बादशाह का प्रेरोगेटिव था, मतलब कि उसका विशेषाधिकार था कि वो किसको मनसबदार बनाएगा और किसको कल छुट्टी कर देगा, फिक्स कर देगा, ठीक है। तो दाग और चेहरा, मतलब उस मनसबदार के जितने भी घुड़सवार थे उनका एक चेहरा, मतलब कि इसके जैसे नहीं आप देखते हैं बाएं गाल पे तिल है तो यहाँ पे कट का निशान है, ये सारा लिख लिया जाता था कि उन सारे कि इस मनसबदार के पास ये घुड़सवार हैं, ठीक है। तो ये दाग और चेहरा ये बड़ी कड़ाई से अकबर ने लागू किया, और इसीलिए अकबर के काल में एक बार अमीरों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और इतना भीषण विद्रोह कर दिया था कि जौनपुर के काजी ने फतवा जारी कर दिया था कि अकबर के खिलाफ लड़ना इस्लाम के लिए बहुत अच्छा है। तो खैर अकबर ने सबको ठंडा कर दिया, पीट पीट के कूट कूट के किनारे कर दिया और सख्ती के साथ लागू किया दाग और चेहरा। और इसीलिए मुगल आर्मी बहुत एफिशिएंट आर्मी थी, ठीक है। एक ही कमी थी मुगल सेना में, वो थी उच्च कोटि क्या, किसी भी कोटि की नेवी नहीं थी। नेवी मतलब कि नौसेना नहीं थी। इसीलिए पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो पुर्तगाली जब वो उत्तर पश्चिमी तट के कुछ दूरी पर उनका कब्जा हो जाता है और कोई भी व्यापारी या यहाँ तक कि बादशाह अकबर कभी अगर कोई नाव या कोई शिप जा रही है तो उससे भी वो टैक्स वसूलते थे, और अकबर को भी टैक्स अदा करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जमीनी सेना तो बहुत मजबूत थी लेकिन नौसेना नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आप आइए एक अंतिम बिंदु पर हम आते हैं कि मनसबदारी और जागीरदारी, ये दोनों ही जो है इसने मुगल व्यवस्था को एक केंद्रीकृत ढांचा दिया, ठीक है। और दुनिया भर के जो बेस्ट योग्य लोग थे उनको सेवा कम अवसर प्रदान किया, ठीक है। और तीसरी बात है कि जो भी भू राजस्व से एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है उसका बंटवारा मनसबदारों में किया गया, ठीक है। और यही जागीरदारी व्यवस्था के माध्यम से किया गया। तो ये टिप्पणी में आएगा तो आप लिख सकते हैं, टिप्पणी में अगर फुल में आए तो भी इसको लिख सकते हैं। ये भी आप इसमें मेंशन कर देंगे कि मनसबदारी का पद हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी, ये मैंने प्रीलिम्स के दौरान आपको क्वेश्चन बना के बताया था कि अगर एक कोई मनसबदार है वो मर गया तो ऐसा नहीं कि उसका पुत्र भी मनसबदार होगा। हाँ, कुछ वर्गों के साथ, जैसे खानजादे, जैसे राजपूत सरदार, मतलब जिनकी निष्ठा और जिनकी ब्रेविटी, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, इंटेग्रिटी, या जिनकी बहादुरी, नहीं कहते अरे खानदानी है ये, समझ रहे हैं, खानदानी आदमी है, तो उसका कई बार हेरिडिटरी हो जाता था। लेकिन जनरली ये मेरिट के आधार पे, मेरिट मतलब जो भी योग्य है उसको मनसबदारी मिलेगा, और जो भी
इन नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है उसको चलता कर दिया जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट इशू हुआ अकबर का या जहांगीर का या जिसका भी, तो वो उसकी छुट्टी होगी। चलिए, अब एक बात आपको और लिख देना है कि कुछ बादशाहों के समय में कुछ ये जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ या मनसबदारी व्यवस्था में। एक आपको जहांगीर के समय लिखना है जिसने 2 अस्पा सिंह अस्पा चलाया। 2 अस्पा सिंह अस्पा, ये क्या है? 2 अस्पा सिंह अस्पा। और एक है, फिर से बैक जाके फिर से करो, हाँ बैक जाके फिर से करो, आ जाएगा। ठीक है, बैक जाके फिर से करो, आ जाएगा वीडियो। ठीक है, ये 2 अस्पा सी अस्पा क्या है? देखिए, आपने देखा शुरू में, आप इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मैंने शुरू में बताया कि 3 तरह की कैटेगरी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। एक कैटेगरी क्या है कि जात बराबर सवार, एक कैटेगरी है जात बराबर आधा, या अब ठीक है ना, बैक जाके फिर से आ जाओ तो हो जाएगा ठीक। जात बराबर आधा या आधे से अधिक सवार, जात बराबर आधा से कम सवार, यानी किसी भी स्थिति में जात से ज्यादा सवार नहीं हो सकता। 5,000 अगर आपको 5,000 जात का पद मिला है तो 6,000 सवार नहीं हो सकता। ये 5 से कम ही होगा, 4,000 होगा, 4,500 होगा, 3,000 होगा, 2,500 होगा, 2,000 होगा। ठीक है, अब जहांगीर के सामने एक समस्या थी। जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो उसको बहुत सारे अमीर से चुनौती भी मिली। एक्चुअली वो अकबर का विद्रोह, अकबर जो उसके उसके बाप थे, उनका उसने विद्रोह किया था गद्दी पाने के लिए। अकबर ने उसको भी ठंडा कर दिया था। ये कहानी भी मैंने आप लोगों को सुनाया है कि इसको जान लीजिए तो ये बात समझना आसान होगा कि जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, उसको खुजली होने लगी कि हम गद्दी पर बैठे। ठीक है, ये स्वाभाविक है। जब अकबर ने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया तो बेटे को लगा कि साला कब मरेगा पता नहीं, अब मरे तब मरे, जल्दी गद्दी मिल जाए ताकि हम भी बादशाह हो जाएं। तो वो विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है तो अकबर है। ये हमेशा याद रखिएगा, अकबर के जीवन काल में कोई भी विद्रोह सफल नहीं हुआ, हर एक विद्रोह को उसने दबा दिया। तो जहांगीर ने जब विद्रोह किया तो बहुत सारे अमीर उसके साथ, थोड़े बहुत अमीर गए लेकिन एक अच्छी संख्या उसके साथ नहीं गई। पर वो बहुत सारे जैसे कहीं कहीं लड़ाई में उसने इलाके जीते थे तो बड़ी संख्या में हाथी इकट्ठा किया। उसने सोचा कि यही मौका है, पिता है, मैं विद्रोह करूंगा, मेरी ताकत देख के वो मुझे माफ करके गद्दी सौंप देंगे। लेकिन अकबर बड़ा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था, उसको गुस्सा आया, उसने सेना भेजी, उसको कहा कि उसको बांध के जंजीर में लटका के लेके आओ। तो आगरा पहुंचते पहुंचते जहांगीर गिरफ्तार हो गए। तो भाई जहांगीर है, सलीम है, अकबर के चहेते हैं, सारी दुनिया, सारा मुगल साम्राज्य जानता है। तो जहांगीर जो है वो अपनी हार देख के उसको लग जाता है कि मुझसे गलती तो हो गई है। तो वो गिरफ्तार होने से इनकार कर देता है और किले से निकलता ही नहीं है। चिट्ठी भेजता है कि मैं एक ही शर्त पे निकलूंगा कि जब मेरी दादी जान, मतलब कि अकबर की माँ, जब वो दरबार में मौजूद होंगी तभी मैं दरबार में आऊंगा। तो ये जब भेजा जाता है तो अकबर इस शर्त को मानने से इनकार कर देता है। कहता है उसको किला तोड़ के उसको लटका के लाओ। तो खैर अकबर की माँ यानी हमीदा बानो जब वो रिक्वेस्ट करती हैं और भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो अकबर शर्त को मान लेता है और जहांगीर आते हैं और अकबर के कदमों में सजदा करते हैं और अपनी पगड़ी अकबर के चरणों में रख देते हैं और अकबर माफ कर देता है। और फिर वो सारे हाथी अकबर को गिफ्ट में देता है। अकबर को हाथी पालना बहुत पसंद था तो अकबर को करीब 500-700 हाथी गिफ्ट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बनता है तो कुछ जो अधिकारी होते हैं वो नफरत, मतलब उनके अंदर जलन का भाव या जो भी रहा हो। तो जहांगीर क्या चाहता है कि अपने कुछ चहेते लोगों को मिलिटरली, मतलब सैनिक रूप से ताकतवर बना दे, यानी उनके पास घुड़सवार ज्यादा हो, सेना और मवेशी ज्यादा हो। ठीक,
अब अगर ये करेगा, अगर ये मान लीजिए अगर सवार का पद बढ़ाएगा तो जात से अधिक होना नहीं चाहिए, ये रूल है, ये नियम है। अब 5,000 बाई 5,000 हो सकता है, लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब वो चाह रहा है कि हम सवार का पद बढ़ा दें ताकि हमारे जो चहेते लोग हैं उनकी ताकत अधिक रहे, कि हमारे खिलाफ कोई चू चपड़ करे तो ये इनके हमारी हमारी पसंद के लोगों के पास सेना ज्यादा रहे। तो अब इसके दो तरीके हैं, जात सवार भी बढ़ा दीजिए, तब ये बढ़ जाएगा, ये भी 6,000 हो जाएगा। तो जात का रैंक बढ़ाने का मतलब है वेतन बढ़ाना, और वेतन बढ़ाने का मतलब है कि मुगल ट्रेजरी पे, मतलब मुगल जो जहां पैसा जमा है उस पर बोझ पड़ना। तो जहांगीर एक चालाकी करता है कि बिना जात बढ़ाए वो कर देता है कि 5,000 आपका जात है और 3,000 आपका सवार है, जिसमें से 1,000 2 अस्पा और सी अस्पा होंगे। मतलब 5,000 आपका जात है, ये जात के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। 3,000 आपको घुड़सवार रखने हैं, जिसमें 1,500 ऐसे घुड़सवार रखने हैं जो 2 अस्पा सी अस्पा होगा, मतलब डबल, यानी 1,500 गुने 2, तो 1,500 गुने 2 मतलब हो गया 3,000, तो यानी 6,000 घुड़सवार आपको रखना पड़ रहा है। सॉरी, 1,500 सिंपल घुड़सवार रखना है और 3,000 आपको 2 अस्पा सी अस्पा रखना है, तो 4,500 हो गया ना, 5,000 बाई 4,500 हो गया। इस तरह से यह तीन का 3,000 जो है वो 2 अस्पा सी अस्पा कर दिया। तो क्या होगा कि आपका जात रैंक नहीं बढ़ा, लेकिन कह दिया कि 3,000 जो आपका सवार पद है ये सब 2 अस्पा सी अस्पा है, यानी गुणे 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 6,000। तो आप वेतन नहीं बढ़ाना पड़ा, लेकिन आपके घुड़सवार की संख्या बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह से औरंगजेब के समय में मशरूत जागीर आती है। मशरूत मतलब कंडीशनल, ठीक है, कि अगर 5,000 बाई 3,000 का किसी को मनसब प्राप्त है कि 5,000 आपका दर्जा है व्यक्तिगत, तो 3,000 घुड़सवार रखना है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे जगह पे हुई जो खतरनाक है, जहां पर विद्रोह की संभावना है, तो आपको 3,000 के बदले 4,000 या 5,000 घुड़सवार रखने के लिए राज्य कह सकता है, और जो एक्स्ट्रा आप घुड़सवार रख रहे हैं उसका बंदोबस्त सरकार करेगी, मतलब मुगल शासन करेगा। तो ये एक परिवर्तन लाता है। शाहजहां एक परिवर्तन लाते हैं, वो है मतलब कि मंथली स्केल इसको कहते हैं। जैसे किसी को जागीर मिली, ठीक है, तो जागीर के साथ दो बातें याद रखिएगा, जमा और हासिल। जमा और हासिल, ये दो बातें हैं। जब भी आप मेडिवल इंडिया आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, जब भी आप मेडिवल इंडिया या मुगल काल और जागीर और सब देखेंगे, तो ये दो शब्द जरूर आएगा, जमा और हासिल। जमा का मतलब होता है कि यही दरबार में बैठे बैठे वहां से सूचना लेके कि भाई अवध में पिछली बार कितना हुआ था, इतना हुआ था, उसके पिछली बार कितना हुआ था, इतना उत्पादन हुआ था, एक आकलन कर लिया, अवध से इतना हुआ, इलाहाबाद से इतना हुआ। तो ये जो आकलन है, असेसमेंट, यानी ये आकलन कर लिया गया कि अवध से 5,000 रुपया आय हो रही होगी या 50,000 आय हो रही होगी, पर वास्तव में साल भर के बाद आय जो है वो मान लीजिए 20,000 हुआ, तो हासिल 20,000 हुआ, लेकिन असेसमेंट, जैसे आज भी बजट आप लोग देखते हैं, बजट को हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, लेकिन उसमें केवल एक साल का विवरण नहीं होता, उसमें पिछले साल का, मतलब कि मान लीजिए 2025-26 में जो बजट पेश किया जाएगा, नहीं 26-27 में अगर किया जा रहा है, तो 25 और 26 के संशोधित आंकड़े, इस साल का अनुमान और उसके पिछले साल का जो हासिल हुआ, ये सारा, तो 3 साल का। तो उसी तरह से अनुमान लगाना और हासिल होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसीलिए शाहजहां ने व्यवस्था बनाई कि अगर किसी को ऐसी जागीर दी जाए जो जहां पर मान लीजिए साल भर का असेसमेंट हमारा है कि इतना पैदा होता है, इतना मतलब हमने आकलन किया, और वास्तव में हासिल उसका 50% है, तो उसको कहेंगे शेषमाह जागीर, मतलब 6 महीना, उसको 6 महीना का वेतन मिल जा रहा है वहां से, ठीक है, 6 महीना का हम देंगे। उसी तरह से कोई अगर
एरिया है जहां पर 1/3 ही हासिल हो पा रहा है टोटल में से। तो मान लिया गया कि 3 महीना का वेतन ये तो पा जा रहा है वहां से राजस्व से, बाकी ये तो इस तरह से शाहजहां ने मंथली स्केल का पैमाना जारी किया। ठीक है, यही है कंप्लीट मनसबदारी जागीरदारी। आप मनसब क्या है इसके बारे में डिफाइन करेंगे, उससे संबंधित दोनों पद जात और सवार को समझाएंगे, कहां से लिया अकबर ने, फिर क्या उसमें चेंजेस किया, फिर किस तरह से इनका सिलेक्शन होता है, किस तरह से इनका रैंक डिसाइड होता है, फिर किस तरह से सवार ये लोग रखते हैं, फिर दाग और चेहरा का क्या मतलब है इसके बारे में बताएंगे, फिर ये जागीरदारी व्यवस्था को बताएंगे, फिर जितने तरह की जागीर है इसको बताएंगे, फिर अंत में आप एक निष्कर्ष देंगे कि किस तरह से मनसबदारी और जागीरदारी मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में एक मजबूत पिलर है और एक केंद्रीकृत व्यवस्था सुचारू, सक्षम और प्रभावी बनाने में मनसबदारी और जागीरदारी का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, किसी को कोई सवाल? पूजा, ब्रजेश, ब्रजेश पूजा, क्या मामला है? ठीक है, ठीक है सर। ब्रजेश सवाल है? वीडियो आ गया था फिर बाद में? सर लेकिन कट कट के ही आ रहा था सर, इसको बाद में रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमको। हाँ आवाज ठीक है, क्लियर नहीं आ ठीक है। रहा। हाँ, मौसम खराब का असर पड़ता है थोड़ा सा। अभी तुम कहाँ, हजारीबाग में ही हो? हाँ सर, कल आ जाएंगे सर। ठीक है, आने के पहले हमको फोन करना। हाँ सर। ठीक है, हम अभी ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर पॉलिटी पे सोच रहे हैं, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और नहीं तो बताते हैं।